वर्तमान और प्रेजेंट जैसा कुछ नहीं होता है, इट्स जस्ट इल्यूजन। हाँ, बताते हैं रीजन। एग्जांपल से समझो, अगर मैं इस दीवार को भी देख पा रहा हूं तो इससे कुछ लाइट आके टकराएगी, फिर वो मेरी आंखों में पहुंचेगी, फिर वो सिग्नल्स ब्रेन तक ट्रांसफर होंगे। इस बीच कुछ गैप तो आएगा, चाहे वो नैनो सेकंड्स का ही क्यों ना हो। इसका मतलब है मैं कोई भी चीज एग्जैक्ट उसी मोमेंट पे नहीं देख पाता। देन व्हाट इज प्रेजेंट? अब तुम सोचोगे कि बहुत आसान है, जो उस नैनो सेकंड्स के बाद होता होगा वो प्रेजेंट है। लेकिन अब यहां पे एंटर करती है आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, दोनों स्पेशल और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि हमें बताते हैं कि अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए टाइम अलग अलग तरह से फ्लो करता है। कहने का मतलब यह है कि अगर तुम स्पीड ऑफ लाइट के आसपास स्पीड से ट्रैवल करना स्टार्ट कर दोगे तो तुम्हारा टाइम बाकी के लिए बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा। और बस इतना ही नहीं, अगर तुम ब्लैक होल्स जैसे ऑब्जेक्ट्स के पास भी चले जाते हो तब भी तुम्हारा टाइम बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा। मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। मान लो तुम ब्लैक होल के पास गए और उसमें गिर गए फॉर एग्जांपल, तो अगर कोई दूर से तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा है तो तुम्हें तो गिरने में कुछ ही सेकंड्स लगेंगे, वो ब्लैक होल को तुम्हें निगलने में, लेकिन उसके लिए कई पुश्तें बीत जाएंगी उसकी और तुम बहुत स्लो 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 मूव कर रहे होंगे। शायद ऐसा भी हो सकता है कि तुम मूव ही नहीं कर रहे, क्योंकि उनके रिस्पेक्ट में तुम्हारे लिए टाइम बीत ही नहीं रहा है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक मिसकंसेप्शन को दूर करना चाहूंगा कि देयर आर थिंग्स विच कैन ट्रेवल फास्टर देन लाइट। जैसे बिग बैंग के समय पे जो स्पेस एक्सपैंड हो रहा था वो बहुत तेज था एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। क्वांटम एंटेंगलमेंट मतलब अगर दो एंटेंगल्ड पार्टिकल है एक ही सोर्स से निकले हुए और उनको मैं कितने भी डिस्टेंस पे सेपरेट कर दूं, तो अगर मैं एक पार्टिकल पे कुछ चेंजेस करूंगा तो वो इंस्टेंटली इररिस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस दूसरे पार्टिकल को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर देगा। इसका मतलब है हमारी बॉडी में भी कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते होंगे जिनके एंटेंगल्ड पार्टिकल यूनिवर्स के किसी दूसरे कोने में पड़े हैं। अगर मैं अपने हाथ की मूवमेंट कर रहा हूं तो शायद वो पार्टिकल में भी कुछ चेंजेस हो रहा है। फिलहाल के लिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। अब मेन बात ये आती है कि पास्ट जो हो चुका है, फ्यूचर जो अभी होने वाला है, और प्रेजेंट अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग तरह से बिहेव करता है। मतलब कोई मार्स पे होगा तो उसके लिए प्रेजेंट अलग डेफिनेशन देनी होगी, अगर कोई अर्थ पे है तो उसके लिए अलग, और कोई ब्लैक होल के पास है तो उसके लिए अलग। Then what is time? How can the past and future be when past no longer exists and future is not yet? और present कितने समय के लिए exist करता है? We have no idea. Then what is time? तो इसका मतलब है टाइम जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। क्या ये सिर्फ घड़ियां बेचने के लिए कॉन्सेप्ट ही बना रखा है? डोंट वरी, नो वन ऑन अर्थ नोज द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बट जितना इसके बारे में पता है उतना तो जान लें, ताकि थर्ड एपिसोड तक आते आते रेसिपी तो जान लें टाइम मशीन बनाने की। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना, बट ऐसे ही होता है स्टार्टिंग में फिजिक्स में, सब चीजें वियर्ड ही लगती हैं। अब तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे होंगे, बट वेट, क्या हो अगर टाइम एग्जिस्ट करता है और मैं इसमें ट्रैवल कर सकता हूं किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, पास्ट में भी फ्यूचर में भी, तो क्या ये पॉसिबल है फ्यूचर से राजन अपना सेक्स चेंज ऑपरेशन करा के पास्ट में जाए और खुद से ही शादी कर ले? और देखो, बच्चों के बिना घर सूना सूना सा लगता है ना, तो अगर और पास्ट में जाएं और एक छोटा राजन भी लेके आ जाए, तो क्या ये फैमिली पॉसिबल है? मतलब क्या ये पॉसिबल है? मदर फादर सन सब मैं ही? अरे कहां ना आंसर्स मिलेंगे। वेट, आई थिंक अभी तक पता लग ही गया होगा कि हम इस ट्रायोलॉजी में टाइम ट्रैवल के बारे में बात करने वाले हैं, और थर्ड एपिसोड तक पहुंचते पहुंचते हम रेसिपी निकालने वाले हैं टाइम मशीन की। बहुत समय लगा है ये ट्रायोलॉजी लिखने में, बट नाउ लेट्स एक्सप्लोर इट। अब हम टाइम ट्रैवल के बारे में बात कर रहे हैं और फादर ऑफ साइंस फिक्शन डिस्कशन में ना आए, दिस इज इम्पॉसिबल। या आई एम टॉकिंग अबाउट H.G. वेल्स और उनकी दी मोस्ट फेमस बुक टाइम मशीन। ये बुक ने ना सब बदल के रख दिया। 2002 में मूवी भी बनी थी टाइम मशीन के नाम से, और उसमें दिखाया था हीरो कैसे हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स आगे चला जाता है और देखता है कि ह्यूमैनिटी जो है वो जेनेटिकली दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। डोंट वरी, मूवी के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, बट इस बुक के बाद टाइम ट्रैवल एक फीचर बन गया, फ्रॉम स्टार ट्रैक टू बैक टू द फ्यूचर टू टर्मिनेटर 3। मतलब जो टाइम ट्रैवल सर आइजैक न्यूटन के थ्योरी के हिसाब से इम्पॉसिबल था, आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने एक बार सब बदल के रख दिया। इस बार साइंस फिक्शन में नहीं, रियल साइंस में, साइंटिस्ट में, फिजिसिस्ट में, मैथमेटिशियंस में एक डिस्कशन का पार्ट बन गया टाइम ट्रैवल। अब टाइम अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग तरह से बिहेव करता है, ये डिस्कशन में आया 1905 में, जब आइंस्टीन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इंट्रोड्यूस की, जिसमें बताया कि अगर हम बहुत ही हाई स्पीड से ट्रैवल करते हैं तो हमारी क्लॉक अगर नॉर्मल ऑब्जर्वर की क्लॉक से देखें जो बहुत स्लो मूव कर रहे हैं उनके कंपैरिजन में स्लो हो जाएगी।
बाकी ऑब्जर्वर्स के लिए। और नेक्स्ट आई आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वो एक 10 इक्वेशन का सेट था, मतलब देखने में एक ही लग रही होगी बट ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, जिनका अगर हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता तो एग्जैक्ट तो हम फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, तो इन्हें हम कुछ अप्रोक्सीमेशंस मान के सॉल्व करते हैं। तो जैसे हम इन्हें जब भी हम इन्हें सॉल्व करते हैं कुछ ना कुछ न्यू मिल जाता है। जैसे कभी वर्म होल्स के बारे में जान जाते हैं हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करके, कभी इसका सॉल्यूशन ब्लैक होल के बारे में बताता है, कभी क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व जिसके पाथ पे अगर हम चलेंगे तो टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, कभी डार्क एनर्जी, कभी डार्क मैटर, कभी एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, कभी ग्रेविटेशनल वेव्स, ये सारे इसके सॉल्यूशंस हैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के। कभी मरकरी के ऑर्बिट को एक्सप्लेन कर देते हैं, और भी बहुत है अभी तो एक्सप्लोर करने को। और अब हम बिल्कुल रेडी हैं कर्ट गोडल को सुनने के लिए, जो कि एक लॉजिशियन और मैथमेटिशियन थे और आइंस्टीन की इक्वेशन का ऐसा सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जिसमें टाइम ट्रैवल इन्वॉल्व था। मतलब कुछ अप्रोक्सीमेशंस तो माननी थी, तो उनके अकॉर्डिंग अगर हमारा यूनिवर्स स्पिन कर रहा है तो उसमें कुछ क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व्स एग्जिस्ट करेंगी, मतलब कुछ ऐसे पाथ एग्जिस्ट करेंगे जिन पाथ पे अगर हम ट्रैवल करना स्टार्ट हुए नियर द स्पीड ऑफ लाइट तो हम टाइम में ट्रैवल कर सकते हैं। हाँ सही सोच रहे हो, मतलब ट्रिप इनटू द पास्ट, मतलब अगर आज हम निकले 6 बजे और स्पीड ऑफ लाइट से लाइट के आसपास ट्रैवल करना है और कल जो बीत चुका है उसमें 5 बजे पहुंचा जा सकता है। ओके, थ्योरेटिकल सॉल्यूशन था लेकिन सुन के मजा आया। और साथ ही साथ यूनिवर्स जो है वो स्पिन कर रहा होना चाहिए, और अभी तक तो इसका कोई एविडेंस है नहीं कि यूनिवर्स स्पिन कर रहा है या नहीं। और ऐसा ही एक टाइम ट्रैवल इन्वॉल्विंग सॉल्यूशन वैन स्टॉकमैन ने भी फाइंड आउट किया 1936 में। ऑल्दो उन्हें पता नहीं था कि इसमें टाइम ट्रैवल जैसी कुछ इन्वॉल्वमेंट है जब वो सॉल्यूशन फाइंड कर रहे थे, बट उनके अकॉर्डिंग अगर एक इनफाइनाइट सिलेंडर यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है और मैं उस इनफाइनाइट सिलेंडर में भागना स्टार्ट करूं उसके सरकमफेरेंस पे नियर द स्पीड ऑफ लाइट, तब भी मैं टाइम में आगे या पीछे जा सकता हूं। कर्ट गोडल के सॉल्यूशन के कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा वियर्ड लग रहा होगा, तो हम इसको 2 तरह से रिजेक्ट कर सकते हैं। पहला, इनफाइनाइट सिलेंडर जैसा कुछ नहीं होता। दूसरा, अगर इनफाइनाइट सिलेंडर जैसा कुछ हुआ भी और मैं उसके ऊपर जाके बैठा तो मुझे ये सिलेंडर पे बहुत ज्यादा स्पीड से मूव करना होगा, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा और जो भी ऑब्जेक्ट इस पे बैठना चाहेगा इस सिलेंडर पे वो बाहर जाके गिर जाएगा। एंड दीज 2 रीजंस आर इनफ कि अभी हम स्टॉकहम के सॉल्यूशन को रिजेक्ट कर दें। अगर मैं मोस्ट रीसेंट आइंस्टीन की इक्वेशन का सॉल्यूशन बताऊं तो वो 1991 का था बाय रिचर्ड गॉट, जिन्होंने जाइगेंटिक स्ट्रिंग के बारे में बताया, जो कि आने वाले एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे क्योंकि शायद ये एक इंग्रेडिएंट हो हमारी टाइम मशीन बनाने के लिए, तो इस पे तो डिटेल में बात करनी बनती है ना। सबसे पहले कीप थॉर्न वो इंसान है जिन्होंने टाइम ट्रैवल को साइंस फिक्शन से हट कर देखा, और उसके बाद तो फिर सबका इंटरेस्ट आने लगा। और एक इंसान जो कि टाइम ट्रैवल जैसी चीजों के लिए फेमस है, उसका नाम है स्टीफन हॉकिंग। मतलब उनका मैं अभी रिसेंटली पढ़ रहा था, एक क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कंजेक्चर था जो कि प्रिवेंट करता है टाइम ट्रैवल को सब एटॉमिक लेवल की दुनिया को छोड़ के, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में ये रूल अप्लाई नहीं होते साधारण जो हम जानते हैं। मतलब अगर मैं किसी पार्टिकल को देख रहा हूं तो वो पार्टिकल है, और अगर मैं उसे ऑब्जर्व नहीं कर रहा तो वो वेव है। अब जब मैंने इंस्टाग्राम पे स्टार्ट किया था वीडियोस बनाना, तो पहले लगभग 60 दिन मैंने क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बात की थी और उसकी वियर्डनेस के बारे में बात की थी। शायद वही वीडियोस देख के तुम यहाँ पे आए हो। मतलब क्वांटम की दुनिया में क्वांटम टेलीपोर्टेशन इज पॉसिबल। एक जगह से पार्टिकल गायब होगा और दूसरी जगह प्रेजेंट हो सकता है, और एक पार्टिकल मल्टीपल स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है जब तक हम उसे ऑब्जर्व नहीं करेंगे, और जैसे ही ऑब्जर्व करेंगे एक स्टेट में गिर जाएगा। तो अब हमें 2 चीजें ध्यान से देखनी आने वाले एपिसोड्स में, एक क्रोनोलॉजिकल प्रोटेक्शन कंजेक्चर जो कि स्टीफन हॉकिंग के द्वारा दिया गया है, जो कि बिल्कुल प्रिवेंट करता है क्लोज टाइम लाइक कर्व्स को, और दूसरी तरफ आइंस्टाइन की इक्वेशंस के सॉल्यूशंस जो कि बार बार चिल्ला के बोलना चाह रहे हैं कि क्लोज टाइम लाइक कर्व्स एग्जिस्ट। अब समय के साथ एक्सपेरिमेंट्स ही बता पाएंगे कि कितना सही है ये प्रिंसिपल और कितना गलत। अब इतने सारे थ्योरेटिकल सॉल्यूशंस के बारे में बात की है, तो एक और बात कर लेते हैं वर्म होल्स के बारे में। मतलब स्पेस में अकॉर्डिंग टू दीज इक्वेशंस के सॉल्यूशंस ऐसी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं जो कि 2 पॉइंट्स को स्पेस में कितने भी दूर हो उनको ज्वाइन कर सकती है, मतलब डिस्प्लेसमेंट जैसे। मतलब अगर किसी एक पॉइंट तक पहुंचने के लिए लाइट को भी मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, और अगर वर्म होल्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि उस पॉइंट को यहां से ज्वाइन कर रहा है, तो हम कुछ ही इंस्टेंट में वहां पे पहुंच सकते हैं। अब देखो ये सब है मैथमेटिकल सॉल्यूशंस। कुछ पैराडॉक्सेस जान लेते हैं यार। पहला तो वही पैराडॉक्स जो भी मैंने बताया था कि फैमिली पॉसिबल है या नहीं, मेरे को तो लग रहा है ही नहीं पॉसिबल, सिंगल ही रहेंगे हम। और दूसरा बहुत फेमस ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। पता नहीं एक तो किसी को दादाजी से क्या दिक्कत है। मतलब अगर कोई एक पर्सन पास्ट में जाए और वो अपने ग्रैंडफादर को मार दे, तो वो प्रेजेंट में कैसे पहुंचा फिर? तो उसके ग्रैंडफादर नहीं होंगे, तो उसके फादर नहीं होंगे, तो वो कहां से आया फिर पास्ट में जाने के लिए? मजा नहीं आया ना? ध्यान से सुनो, अगर उसके ग्रैंडफादर नहीं है
उसके फादर नहीं होंगे तो वो नहीं होगा, तो फिर वो पास्ट में जाके मारेगा ही कैसे ग्रैंडफादर को? तो बन गई ना एक लूप, मतलब वो ग्रैंडफादर को कभी मार ही नहीं पाएगा, तो उसके फादर भी होंगे तो वो भी होगा, लेकिन वो तो पास्ट में गया था ग्रैंडफादर को मारने। तो इन सब पैराडॉक्सेस को सॉल्व करने के हमारे पास 3 सॉल्यूशंस हैं। सबसे पहला है रिपीट द हिस्ट्री फोर्सफुली, मतलब अगर तुम पास्ट में चले भी गए और अपने यंगर वर्जन को फ्यूचर के सारे सीक्रेट्स बता दिए और टाइम ट्रैवल के बारे में भी बता दिया, तब भी उसे फोर्सफुली वो सारी चीजें करनी होंगी जो कि ऑलरेडी हो चुकी थी तुम्हारे पास्ट में। हाँ, इसमें वो पर्सन का पास्ट में जाना भी इंक्लूडेड है। बट वेट, इसमें हमें पता ही नहीं चलेगा कि ओरिजिनल आइडिया आया कहां से, और ये मजेदार भी नहीं था सॉल्यूशन, है ना। दूसरा थोड़ा मजेदार है, नो फ्री विल, मतलब तुम पास्ट में जा सकते हो, कुछ चेंजेस भी कर सकते हो छोटे मोटे, लेकिन जैसे ही तुम अपने यंगर सेल्फ को फॉर एग्जांपल मारने की कोशिश करोगे और जहां पे टाइम पैराडॉक्सेस क्रिएट होने स्टार्ट हो गए, तो वहां पे कोई एक मिस्टीरियस सुपरनैचुरल फोर्स आएगी और तुम्हें वो करने से रोक लेगी। शायद ऐसा हो सकता है हम टाइम ट्रैवल करेंगे तो। टर्मिनेटर 3 मूवी में भी ऐसे ही कुछ दिखाया गया था। और थर्ड, सबसे ज्यादा मजेदार और मेरा फेवरेट टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स, उसी से रिलेटेड है कि अगर जैसे ही हम पास्ट में जाएंगे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, हम मार भी सकते हैं खुद को भी पास्ट में जाके, बट जैसे ही हम अपने आप को मारेंगे पास्ट में जाके तो एक न्यू टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी। अब जो कुछ होगा इसी टाइमलाइन में होगा। अब मैंने न्यू वाली टाइमलाइन में एक बार फिर से पीछे चला गया तो एक और टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी, और फिर से पीछे चला गया एक और टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी। इसी अप्रोच को मैनी वर्ल्ड अप्रोच भी बोलते हैं। ये सबसे ज्यादा अजीब लग रहा होगा ना, बट यही तीनों में से एक है जो क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग कंसिस्टेंट है। क्वांटम मैकेनिक्स में भी ऐसे ही होता है कि अगर मैं किसी पार्टिकल को ऑब्जर्व ना कर लूं जब तक, तो वो कई सारी स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, और जैसे ही मैं उसे ऑब्जर्व करूं तो वो एक स्टेट में आके गिर जाता है। बट बाकी की सारी स्टेट्स का क्या होता होगा? वो भी अकर होती हैं बट किसी और यूनिवर्स में, एंड दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड मैनी वर्ल्ड अप्रोच। अब तुम सोचोगे कि ये हम सारी बातें जान क्यों रहे हैं? बेटा, 3rd एपिसोड तक जब हम टाइम मशीन बना लेंगे तो कुछ रूल्स तो पता होने चाहिए ना कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं टाइम ट्रैवल करने के बाद। जैसे बैक टू द फ्यूचर मूवी में जब डॉक्टर ब्राउन एक कार इन्वेंट करते हैं जो कि टाइम में ट्रैवल कर सकती है, तो मार्टी वो कार लेके पास्ट में चला जाता है और फिर वो मतलब अपनी माँ से मिलता है, और जो उसकी मदर होती हैं तो उन्हीं को ही उससे प्यार हो जाता है, और फिर वो कैसे अपने मदर और फादर को मिलाता है ताकि वो इस दुनिया में आ सके। डॉक्टर ब्राउन मार्टी की कंफ्यूजन दूर करते हैं एक ब्लैक बोर्ड पे एक डायग्राम बना के कि एक टाइमलाइन होती है, अगर हम उसमें कुछ चेंज कर देंगे तो एक न्यू टाइमलाइन जनरेट हो जाएगी, अगर हम उसमें भी कुछ चेंज कर देंगे एक और न्यू टाइमलाइन जनरेट हो जाएगी। ये तुमने सेम डोरेमोन में भी देखा होगा एक एपिसोड में। अब कुल मिला के टाइम को समझना है या उसमें ट्रैवल करना है तो हमारी सारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं वर्म होल से। पर इसमें भी कुछ दिक्कत है, क्योंकि वर्म होल एक ऐसी चीज है जिसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसको ओपन रखने के लिए हमें कुछ नेगेटिव एनर्जी की जरूरत पड़ती है। बट ये नेगेटिव एनर्जी क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसे डिटेक्ट कैसे करते हैं, वी हैव नो आइडिया एट ऑल। अब यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी का मतलब, अगर आइंस्टाइन की मास एनर्जी रिलेशन से देखें तो नेगेटिव मास की बात कर रहा हूं, ऐसा मास जो रिपल्सिव फोर्स लगा सके, और इसका भी बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट चाहिए होगा ताकि ये वर्म होल्स को ओपन करके रख सके, ताकि हम उसके बीच में ट्रैवल कर ले वर्म होल के। चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हमने नेगेटिव एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी समझ लिया, उसे अचीव भी कर लिया, उसे डिटेक्ट भी कर लिया, बट जैसे ही वर्म होल के अंदर एंटर करना चाहेगा टाइम ट्रैवलर, कोई उसका वेट कर रहा है, रेडिएशन इफेक्ट्स, जो कि उसे उसी इंस्टेंट पे किल कर देंगे जब वो वर्म होल के अंदर एंटर करने जाएगा। या ऐसे भी हो सकता है कि जैसे ही टाइम ट्रैवलर वर्म होल के अंदर जाएगा तो वर्म होल कोलैप्स कर जाएगा और बंद हो जाएगा। उसके बाद क्या होने वाला है, वी हैव नो आइडिया। अब रेडिएशन इफेक्ट्स का चक्कर पता क्या है, जो भी रेडिएशन या फोटोन्स वर्म होल के अंदर जाएंगे तो वो पूरा यूनिवर्स घूमने के बाद वापस उसी वर्म होल में आ जाएंगे, फिर वापस उसी वर्म होल में आ जाएंगे, और जैसे ये बहुत बार होना स्टार्ट होगा तो उसकी रेडिएशन की जो एनर्जी है वो भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि ये रेडिएशन वर्म होल में इनफाइनाइट टाइम्स ट्रैवल कर सकती है, तो इसके पास इतनी एनर्जी बन जाएगी इनफाइनाइट टाइम ट्रैवल करने के बाद कि ये टाइम ट्रैवलर को भी मार सकती है। बट वेट, मेरे पास इसका एक सॉल्यूशन है। क्वांटम मैकेनिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हमारी हेल्प करने वाला है यूजिंग मैनी वर्ल्ड अप्रोच, जो भी डिस्कस की थी। मतलब ऐसा हो सकता है कि वो लाइट वर्म होल में एंटर करने के बाद दूसरे यूनिवर्स में जिसमें भी वो पहुंच चुकी है वहां पे जाके कुछ चेंजेस कर दे, जिसकी वजह से एक न्यू टाइमलाइन जनरेट हो जाएगी, और वो उस टाइमलाइन में भी कुछ चेंजेस कर दे, और वो उन्हीं पैरेलल यूनिवर्सेस में फंस जाएगी जिसमें वो चेंजेस करती जा रही है, और उसको दोबारा उस वर्म होल में आना ही नहीं पड़ेगा जहां से टाइम ट्रैवलर ट्रैवल कर रहा है। तो रेडिएशन इफेक्ट से तो बचा जा सकता है। बट ध्यान से सोच पा रहे हो, एक यूनिवर्स एक रेडिएशन के लिए, और वो रेडिएशन जितनी बार चेंजेस करती जाएगी उतने यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते जाएंगे। कहने का मतलब है इनफाइनाइट टाइमलाइंस को जनरेट करना। भाई साहब
ज्यादा भारी हो गई आज की वीडियो, तो फाइनल कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। सो द फाइनल कंक्लूजन इज 1997 में 3 फिजिसिस्ट ने मिलके प्रूव कर दिया कि टाइम ट्रैवल जो है वो फिजिक्स के सारे नॉन लॉज के साथ एकदम कंसिस्टेंट है, अनलाइक दैट क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कंजेक्चर स्टीफन हॉकिंग का। बस एक सिचुएशन को छोड़ के, एट द बाउंड्री ऑफ वर्म होल्स, जहां पे आइंस्टीन की इक्वेशंस फेल हो जाती हैं और क्वांटम मैकेनिक्स एंटर कर जाती है। बट द प्रॉब्लम इज वी हैव टू कैलकुलेट रेडिएशन इफेक्ट एज वी एंटर इनटू द टाइम मशीन। टाइम मशीन मतलब वर्म होल्स। बट इसके लिए ना आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को एक साथ आना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी भी है और क्वांटम इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा है। बट ये दो थ्योरीज की मैरिज कराना, आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और ये क्वांटम मैकेनिक्स, इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन फिजिक्स टुडे। कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि उन्होंने थ्योरी अचीव कर लिया, जैसे स्ट्रिंग थ्योरी, क्वांटम लूप ग्रेविटी, बट कोई भी टेस्टेबल नहीं है अभी तक, क्योंकि उनकी थ्योरी भी वर्म होल्स पे रिलाई करती है कि कब कोई वर्म होल्स बनेगा, मतलब हम बना पाएंगे या ऑब्जर्व कर पाएंगे जिसमें क्वांटम इफेक्ट्स देख पाएंगे जब ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अगर कोई ऐसी थ्योरी एग्जिस्ट करती है, वी विल कॉल इट थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। मतलब एक ऐसी थ्योरी, एक सिंगल थ्योरी जो कि चारों नॉन फोर्सेस को एक्सप्लेन कर पाए, विच विल ऑल्सो हेल्प अस टू कैलकुलेट द रेडिएशन इफेक्ट्स as we enter into the wormhole, जिससे हम स्टेबिलिटी ऑफ wormholes को भी एक्सप्लेन कर पाएंगे और टाइम ट्रैवलर भी खुशी खुशी आराम से एकदम सेफ जर्नी कर पाएगा थ्रू wormholes। बट इसके लिए हमें शायद सेंचुरीज वेट करना होगा, या फिर अपने 3rd एपिसोड का। बट राजन, व्हाट इज टाइम?